Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhana Dwivedi, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 19 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था अव्यय अथवा अविकारी शब्द। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को अव्यय के बारे में बताया था, अव्यय के भेद के बारे में बताया था कि अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और फिर इन सभी भेदों के बारे में भी बताया था। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बता दिए, क्वेश्चन आंसर बता दिए, तो ये यहीं पर समाप्त हो गया। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 20 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है पद परिचय। ठीक, पद परिचय। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 20 है, जिसका शीर्षक है पद परिचय। अब इसमें पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि शब्द पद कब बन जाता है। ठीक है, शब्द जो है वो पद कब बन जाता है। तो शब्द का प्रयोग जब वाक्य के बीच में होता है, ठीक है, तो वो पद बन जाता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो विकारी शब्द आपको बताने हैं। पिछले पाठ में मैंने आप लोगों को अविकारी शब्द बताया था। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अब अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, इसे बताना है। तो अविकारी शब्द मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था। अभी वीडियो से पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी बताया कि कौन कौन से हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 जो हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द। विकारी तथा अविकारी शब्दों पर लिंग वचन कारक का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो विकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि अविकारी शब्द जो होते हैं उन पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। पद परिचय अध्याय में इन सभी विषयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अतः इन सब का ज्ञान आवश्यक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं। ठीक है, शब्द पद कब बनते हैं, तो इसलिए ये आपके पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से पद शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का शाब्दिक अर्थ है पद की पूरी जानकारी कराना। पद परिचय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद की पूरी जानकारी कराना। अब देखिए इसका परिभाषा दिया है। क्या परिभाषा दिया है? वाक्य में प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक, वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनका व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे अगर लिखा है श्याम, तो श्याम खाना खाता है, तो श्याम क्या हो गया? श्याम संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक, ये हो जाएगा आपका पद परिचय। खाना क्या हो जाएगा? खाना भी जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया है। ठीक, श्याम खाता है, खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, एक वचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो शब्द होंगे वाक्य में सबका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिए क्या है कि शब्द या पद 8 प्रकार के होते हैं। जो शब्द होते हैं अथवा पद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इन सबके विषय में हम सविस्तार पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को इन सब के बारे में पढ़ा दिया है, यानी आप लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हो। इसी के आधार पर प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संज्ञा। सबसे पहले बताया गया संज्ञा। तो संज्ञा में सबसे पहले आप भेद बताओगे, कौन से भेद का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या समुदायवाचक है। ठीक, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है, तो इन 5 प्रकार की संज्ञाओं में से आपको नाम बताना होगा। ठीक, लिंग, फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन बताना होगा, एक वचन है या बहुवचन है, कारक बताना होगा, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन जो भी है, फिर कर्ता बताना होगा। फिर क्रिया से अथवा अन्य शब्दों से संबंध, जैसे राजेश की पुत्री शालिनी ने चाचा को पत्र लिखा। ठीक, ये हो जाएगा। राजेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग हो गया, संबंध कारक हो गया, एक वचन हो गया। ठीक, पुत्री क्या हो गई, पुत्री जातिवाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गई, कर्ता कारक हो गई, लिखा, फिर क्रिया का कर्ता। ठीक, फिर पत्र क्या हो जाएगा, पत्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, विकर्मक क्रिया है, लिख का मुख्य कर्म है। सर्वनाम, अब देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम में क्या होता है, जितना सर्वनाम होता है, 6 सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये जितने सर्वनाम होते हैं उसको बताना होगा। फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, कारक के भेद, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध, जैसे मैं गत वर्ष तुम्हें दिल्ली में मिला था, मैं गत वर्ष तुम्हें दिल्ली में मिला था, ये वाक्य हो गया। अब इसका कैसे परिचय देंगे, मैं क्या है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है, मैं क्या है, सर्वनाम है, फिर सर्वनाम का भेद बताया गया, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुरुषवाचक का भी जो सर्वनाम वो भेद होता है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये बताना है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है तो एक वचन है, कर्ता कारक है, मिला था ये क्रिया का कर्ता है। ठीक, तुम्हें क्या है, ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, लेकिन ये उत्तम पुरुष नहीं है, ये क्या है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, मिला था ये क्रिया का कर्म है। तीसरा हो जाएगा विशेषण। आपको मैंने बता दिया संज्ञा कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पहचानेंगे, सर्वनाम में क्या क्या पहचानेंगे। अब है तीसरा विशेषण में क्या क्या पहचानेंगे। विशेषण में यानी विशेषण के जितने भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, ये 4 भेद होते हैं। तो पहले आप विशेषण पहचानोगे कि ये क्या है, विशेषण है, फिर ये कौन सा विशेषण है ये बताना है, फिर ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। ठीक, इस तरीके से आपको सब कुछ पहचानना है। मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, इसमें से क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, पका पपीता बड़ा मधुर होता है, एक उदाहरण दिया गया, पका पपीता बड़ा मधुर होता है। तो पका जो है वो गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण, फिर पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, पपीता विशेष्य का विशेषण हो गया। ठीक है, विशेष्य और विशेषण तो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, विशेष्य का विशेषण क्या है, पपीता हो गया। मूलावस्था, मधुर, मधुर क्या है, ये भी गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पपीता विशेष्य का विशेषण। ठीक, मूलावस्था, ये मूलावस्था है। इस तरीके से आपको बताना है। फिर है क्रिया, क्रिया में कैसे पहचानेंगे, भेद उसका पहले पहचानना है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नामधातु, संयुक्त क्रिया, इसमें से जो भी क्रिया हो उसको पहचान लीजिए। इसके बाद आपको काल पहचानना रहेगा, भूतकाल की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, भविष्यत काल की क्रिया है,
व इनके उपभेद, जो भी जैसे भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं और भविष्यत काल के 3 भेद हैं, तो इनके उपभेदों के बारे में जान लीजिए। फिर उसके बाद आपको वाच्य पहचानने हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। फिर आपको क्या पहचानना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर संबंध पहचानना है, कारकों के आधार पर अन्य शब्दों के साथ संबंध पहचानना है। जैसे देखिए लिखा है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें क्या है, खेलते हैं। सबसे पहले आपको क्रिया, खेलते क्रिया है, इसमें क्या क्रिया है, खेलते हैं। तो खेलते हैं का जब आपको पहचानने को दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। फिर क्या है, ये पुल्लिंग है। फिर क्या है, अन्य पुरुष है, ठीक है, बहुवचन है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। तो इसके लिए आपको पीछे आप जितना भी पढ़े हो उसका जितना भी होता है सब आपको याद होना चाहिए, क्या उसका नियम है, क्या कानून है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप पद परिचय निकाल पाओगे। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होता है, इसका भी भेद होता है, इसके भी 4 भेद हैं, तो चारों भेदों के बारे में आपको जानना होगा। तो जिस भेद की क्रिया होगी वो आपको लिखनी होगी, उस क्रिया का उल्लेख जिस विशेषता को बताई जा रही है उसके अनुसार किया जाए। जैसे वह अचानक गिर गया, तो अचानक, अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर गिर गया क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर है संबंध बोधक। संबंध बोधक के लिए क्या करेंगे, केवल पद का एवं संबंध बोधक भेद का उल्लेख करना है, ठीक है, केवल पद का, जो पद है उसका और उससे संबंध बोधक भेद का उल्लेख कीजिए। जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, तो छत के ऊपर, तो के ऊपर क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, छत और बंदर से संबंध जोड़ रहा है। जब आपको संबंध बोधक पहचानना होगा तो आप ऐसे ही लिखोगे। कैसे लिखोगे, जैसे के ऊपर है तो ये आप बता दोगे ये संबंध बोधक अव्यय है। फिर इसमें किसमें संबंध जोड़ा जा रहा है, छत और बंदर से संबंध जोड़ा जा रहा है। फिर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसको जब पहचानना होगा तो केवल पद का उल्लेख एवं भेद, केवल पद का उल्लेख करना है, क्या हो रहा है उसमें और किसका किसका मतलब किसको किसको जोड़ा गया है, और फिर उसके भेद के बारे में बताना है। वैभव और सौरभ जाते हैं, तो और जो है ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। वैभव और सौरभ 2 शब्दों को जोड़ता है। फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को पहचानना हो तो क्या करेंगे, वाह क्या नजारा है, जैसे, तो वाह जो है ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय है, और क्या प्रकट कर रहा है, हर्ष पर, हमारे खुशी को प्रकट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हर्ष बोधक। अब है पद परिचय संबंधी कुछ अन्य उदाहरण। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे देखिए हिरण तेज दौड़ता है, तो हिरण तेज दौड़ता है, तो हिरण जो है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, दौड़ता है क्रिया का कर्ता, ठीक, दौड़ता है क्या है, ये क्रिया का कर्ता है। फिर तेज, तेज का बताना है, तो तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, दौड़ता है क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, ठीक, इसमें तेज जो है वो दौड़ता है क्रिया है तो उसकी विशेषता बता रहा है। इसके बाद दौड़ता है का आपको बताना है, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक, कर्तृवाच्य है। फिर सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, और दौड़ मूल धातु, दौड़ मूल धातु। इस तरीके से हो गया। हम बाग में गए, तो हम को अब बताना है, तो हम यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, गए क्रिया का कर्ता। अब बाग में, बाग क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक, अधिकरण में पर होता है, तो बाग में लिखा है तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया,
जाने की क्रिया का आधार। ठीक, मतलब जहां पर जाना है उसका आधार बताया जा रहा था। यहां पे लिखा गया जाने की क्रिया का आधार। गए, गए का आप बताना है। अकर्मक क्रिया जा, धातु। पुल्लिंग, बहुवचन, निश्चयार्थ, भूतकाल और कर्तृवाच्य। ये इस तरीके से आपका होगा। ठीक, इस तरीके से जो हो जाए वो ऐसे ही हमको आपको बताना होगा। तो फिर दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ। अब इसमें 3 नीले रंग के शब्द लिखे हैं, दौड़कर और बाजार और कुछ। इन तीनों के आपकी को पद परिचय बताना है। दौड़कर का क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। फिर हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण। जाओ क्रिया की विशेषता बता रहा है। बाजार जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अपादान कारक है। ठीक है, बाजार से कुछ ले आओ मतलब बाजार से अलग होना है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पद परिचय निकालना पड़ेगा। जब भी आपको दिया जाए पद परिचय बताइए तो इस तरीके से आपको पद परिचय बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे आओ दोहराए में दिया है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। संज्ञा पद परिचय में संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध बताया जाता है। सर्वनाम पद परिचय में सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध बताया जाता है। विशेषण पद परिचय में विशेषण के भेद, पुल्लिंग, वचन, विशेषण की अवस्था तथा कारक आदि के बारे में बताया जाता है। क्रिया पद परिचय में क्रिया के भेद, काल, वाच्य, वचन, लिंग तथा कारक के संबंध के बारे में बताया जाता है। क्रिया विशेषण पद परिचय में क्रिया विशेषण के भेद बताए जाते हैं तथा क्रिया के बारे में बताया जाता है। संबंध बोधक पद परिचय में केवल पद का एवं संबंध बोधक भेद का उल्लेख किया जाता है। समुच्चय बोधक पद परिचय में तथा विस्मयादि बोधक पद परिचय में भी केवल पद का उल्लेख किया जाता है। ठीक, इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि पद परिचय से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो पद परिचय से क्या अभिप्राय है तो आपको लिखना होगा, पद परिचय का अर्थ पद की पूरी जानकारी कराना है, अर्थात वाक्य में प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये पूरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभिप्राय पूछ रहा है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि पद परिचय से अभिप्राय पद की पूरी जानकारी कराना है तथा अर्थात वाक्य में प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये हो जाएगा। शब्द और पद में क्या अंतर है? ठीक है, तो शब्द और पद में अंतर आपको बताने हैं। तो जब शब्द अकेले लिखा जाता है, जब कोई भी शब्द अकेले लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाता है, और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा एक उदाहरण, जैसे राम या कुछ भी लिख दीजिएगा कि लड़की खेल रही है, तो लड़की खेल रही है तो इसमें खेलना क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। अगर आप अलग लिख दिए लड़की तो वो शब्द हो जाएगा। ठीक, या खेल अलग लिख दिए तो वो भी शब्द हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, पद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अब पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, पद 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद कितने प्रकार के होते हैं, पद 8 प्रकार के होते हैं। फिर नाम लिख दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के पद होते हैं। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका उत्तर
अब आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पद। पद के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना कहलाता है पद परिचय। ठीक, तो इतना आप लोगों का मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, आप लोगों को इतना करना है। और जो भी एक्सरसाइज है पीछे, उसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं कोई भी परेशानी होती है, तो उसको आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। और जो भी एक्सरसाइज बची हुई है उसको मैं आप लोगों के पास भेज दूंगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आप लोगों का यहाँ पर हिंदी व्याकरण का पाठ भी समाप्त होता है। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।